अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज आईने पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की गोल्डन जुबली और इसको सेलिब्रेट किया गया है। ज़ाहिर बात है, जब किसी भी चीज़ को हम सेलिब्रेट करते हैं तो तल्ख और मीठी दोनों चीज़ों के ऊपर हम रेट्रोस्पेक्ट करते हैं और याद करते हैं कि कहाँ कहाँ अच्छा हुआ, क्या क्या चीज़ें जिससे हमने बेनिफिट किया और वो क्या यादें या वो क्या ऐसे पॉइंट्स थे जो हमें चुभते हैं। तो पार्लियामेंट में भी आज इसको डिस्कस किया गया, जॉइंट सेशन हुआ, फिर एक कन्वेंशन भी हुआ पार्लियामेंट हाउस में, जहाँ पर मुख्तलिफ जो अटेंडीज़ हैं वो मौजूद थे, मुख्तलिफ इदारों के अटेंडीज़ मौजूद थे और उन्होंने रेट्रोस्पेक्ट भी किया कि यहाँ तक जो हम पहुँचे हैं उसमें क्या अच्छा क्या बुरा सब कुछ डिस्कस हुआ। जहाँ पार्लियामेंटेरियंस ने एक दूसरे से ये भी शिकवा किया कि आईने पाकिस्तान के ऊपर सही तरह अमल भी नहीं किया गया और फिर ये भी इल्ज़ामात लगाए गए पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से एक दूसरे के ऊपर कि न सिर्फ इदारों की तरफ से जो आईनी रोल है उससे तजावुज़ किया गया, बल्कि ये भी पार्लियामेंटेरियंस ने सियासी जो शख्सियात हैं उनसे शिकवा किया कि उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं आइन को तोड़ा गया और उसकी कहीं ना कहीं पामाली हुई। सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस ही नहीं बल्कि आज के दिन हम देख रहे हैं कि इदारों में भी एक दूसरे से शाकी हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ही ले लीजिए, उन्होंने आज एक ख़त लिखा है नेशनल असम्बली के स्पीकर को और सेनेट के चेयरमैन को, जिसमें वो शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक खुद मुख्तार इदारा है। आइन के तहत आइन उसको इख्तियारात देता है और उसको ये मैंडेट देता है कि वो इलेक्शंस किन हालात में होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, उसका इख्तियार है करवाना और सर्कमस्टांसेस को देखना। बट इलेक्शन कमीशन शिकवा ये करता है कि पिछले कुछ अरसे से इस तरह के फ़ैसले दिए गए हैं, इस तरह की कुछ सर्कमस्टेंसेस रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो भी फ़ैसले देता है, इलेक्शन कमीशन जो भी कार्रवाई करता है, उसकी राह में रुकावट डाली जाती है और उसकी रिट को चैलेंज किया जाता है, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी है उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, मजरू हो रहे हैं, उसकी साख मुतासिर हो रही है और फिर सवालात भी उन्होंने कुछ उठाए। ख़त में लिखते हैं जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा साहब कि आइन के तहत इलेक्शन कमीशन वाहिद फैसला करने वाला है कि हालात इलेक्शन के लिए साजगार हैं या नहीं, लेकिन मुतअद्दिद बार खुद मुख्तार इदारे के फैसलों को चैलेंज करके उसकी रिच को कमज़ोर किया गया। मिसालें भी दी हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने ख़त में। सबसे पहले वो लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो 1 मार्च और 5 अप्रैल का फ़ैसला था, उससे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये इख्तियार कि उसने इलेक्शन की तारीख देनी है और उसने फ़ैसला करना है कि किन सर्कमस्टांसेस में होना चाहिए, बाकी सबको उसकी मुआवनत करनी चाहिए, उसके ऊपर फ़र्क पड़ा है। फिर वो तौहीने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का केस आपको याद होगा, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं की तरफ से धमकियाँ दी गई, हरासा करने की जो अलकाबात हैं वो इस्तेमाल किए गए, न सिर्फ इलेक्शन कमीशन के अहदेदारान की बल्कि उनके घर वालों से मुतल्लिक भी। तो उससे मुतल्लिक भी उन्होंने कहा है कि जब फैसला दिया गया तो उसके ऊपर मजीद कार्रवाई से रोक दिया गया इलेक्शन कमीशन को। डस का फैसला जो हुआ और उसके सिलसिले में जो कार्रवाई हुई, डस का धांधली, उसके ऊपर भी लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से स्टे ऑर्डर दे दिया गया। इसका भी हवाला देते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और फिर वो सवाल उठाते हैं कि क्या ऐसे माहौल में इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात करवा सकता है? क्या इंतज़ामिया, सियासी नुमाइंदे और इदारे कमीशन को संजीदगी से लेंगे अगर इसकी रिच को ऐसे चैलेंज किया जाता रहेगा? और क्या मौजूदा हालात में इन इदारों और इंतज़ामिया के ज़रिए पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में साफ शफाफ इंतखाबात करवाए जा सकते हैं? अब ये बहुत अहम सवालात जो कि इस ख़त में चीज़ें एड्रेस की हैं और कुछ आइनी तरामीम करने की तजावीज़ भी दी हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। इससे मुतल्लिक हमारा सवाल अपने तज्ज़ियाकारों के लिए कुछ यूँ है कि क्या अदलिया से मुतल्लिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो तहफ़्फ़ुज़ात उठा रहे हैं वो दुरुस्त हैं? हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब, सोहेल वड़ायत साहब और रीमा उमर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूँगी। तजावीज़ को तो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये बताइएगा, ये जो तहफ़्फ़ुज़ात उठाए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? मैडम शेख, आपने अभी अपने इंट्रो में कहा कि आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तकरीबात का आगाज़ हुआ है। आईने पाकिस्तान की यादगार का संगे बुनियाद रखा गया है और सेलिब्रेशंस तो बनती हैं भाई, सेलिब्रेशन क्यों नहीं होनी चाहिए? ये किस हुकूमत में हो रहा है? शहबाज हुकूमत में। कौन सी शहबाज हुकूमत? जो आइन की बात नहीं मान रही, जो आइन का मजाक उड़ा रही है, उस हुकूमत में आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तकरीबात हो रही हैं। आईने पाकिस्तान की यादगार का संगे बुनियाद रखा जा रहा है। ये ऐसे ही है मैडम शेख के जैसे
کوئی بیٹا والد صاحب کی بات ایک بات بھی نہ مانے مگر سالگرہ بڑی دھوم دھام سے منائے. سیلیبریشن تو بنتی ہے میڈم شیخ. یہ موقف درست نہیں ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب بہادر کا. کیوں؟ اس لیے کہ کل تک الیکشن کمیشن خود کہہ رہا تھا اس معاملے میں کہ آئین کی روح سے ہمارا الیکشن تاریخ سے کوئی تعلق نہیں. ہم بالکل تیار بیٹھے ہیں اور ہمیں ہمارے چیف الیکشن کمشنر صاحب بہادر نے سپریم کورٹ میں کہا کہ مجھے میرے آئینی تقاضے پورے کرنے سے روکا جا رہا ہے. مطلب جو وسائل میرے پاس ہونے چاہیے تھے مجھے نہیں دیے جا رہے تھے. اور یہ موقف اس لیے بھی درست نہیں ہے میڈم شیخ کہ اگر الیکشن کمیشن اپنا کام کرتا نیک نیتی سے، دیانتداری سے، بر وقت، اگر گورنرز اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے تو نہ یہ معاملہ ہائی کورٹس میں آتا، نہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا، نہ الیکشن کمیشن کی رٹ مجروح ہوتی. میڈم شیخ، آپ ان حکمران اتحاد، الیکشن کمیشن اور گورنرز نے پہلے معاملے کو سیاسی بحران میں بدلا، پھر آئینی بحران میں بدلا، اور جب آئینی بحران میں بدلا تو اس کے بعد معاملہ ہائی کورٹس میں آیا اور سپریم کورٹ میں آیا اور پھر عدالتی بحران شروع ہو گیا. میڈم شیخ، آج کل ویسے ہی یہ ایک بڑا فیشن، ایک تو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس چلی جا رہا ہے، نہ مہنگائی پہ، نہ غربت پہ، نہ بے روزگاری پہ، نہ آٹے پہ، نہ زر مبادلہ پہ، نہ تباہ حال ملک پہ، نہ تباہ حال قوم پہ، لیکن چل ہی جا رہا ہے. اور وفاقی کابینہ کے 4 ہنگامی اجلاس ہو چکے ہیں، اور 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہو، 3 رکنی بینچ کا فیصلہ ہو، 6 رکنی بینچ کا فیصلہ ہو، جسٹس فائز عیسیٰ بینچ کا فیصلہ ہو، سرکولر کا ہو، 4 ججز کے اختلافی نوٹ ہوں، سب کچھ پارلیمنٹ میں، فنڈز پارلیمنٹ میں. اور پارلیمنٹ کے اچھا مزے کی بات، آخری بات میڈم شیخ، کہ قرارداد جو پارلیمنٹ نے ایک پاس کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ وزیر اعظم نہ مانے، ٹھیک ہے، اس قرارداد پر نہ وزیر اعظم کے دستخط تھے، نہ اپوزیشن لیڈر کے دستخط تھے، نہ زرداری صاحب کے دستخط تھے. آج ایک اور قرارداد پیش کر دی گئی ہے نا، جو فنڈز کا معاملہ تھا، جو آج دینے کی آخری تاریخ تھی، اور کل اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کمپلائنس رپورٹ دینی ہے سپریم کورٹ کو، آج وہ بھی پارلیمنٹ میں ٹیبل کر دی گئی. اس کے اوپر ذرا آگے جا کے بات کرتے ہیں. بھٹی صاحب، بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے، لیکن میں صرف آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گی، بھٹی صاحب ذرا پوائنٹس بہت زیادہ ہیں ڈسکس کرنے والے، آگے لے کے چلتے ہیں نا جلدی. بھٹی صاحب یہ بتا دیں، آپ نے ابھی کہا کہ الیکشن کمیشن نے جو کہا ہے وہ درست نہیں ہے، حالانکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تو آپ کو یاد ہوگا جب لاہور ہائی کورٹ میں بھی گئے تھے یہ لوگ، تو تب انہوں نے یہی کہا تھا کہ بھائی الیکشن کمیشن کی ڈیٹ دینا ذمہ داری نہیں ہے، وہ گورنر اور صدر اور کس کی ذمہ داری ہے اس کے اوپر معاملہ آ کے اٹکا تھا. چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے تو یا الیکشن کمیشن کی طرف سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا. اچھا، میں ایک جملہ مکمل کر لوں کہ اس قرارداد پر وزیر اعظم، اپوزیشن لیڈر زرداری صاحب، بلاول بھٹو، پی پی وزیروں، مولانا کی جماعت، وزیر قانون، وزیر داخلہ، ذرا آج کی بات کے اوپر آ جائیں، کسی کے سائن نہیں تھے. اور دوسری بات یہ میڈم شیخ یہ بات، اگر ان کا آئینی روح سے ان کو اختیار نہیں تھا الیکشن ڈیٹ دینے کا، آئینی روح سے ان کا الیکشن کی تاریخ سے کوئی تعلق نہیں تھا جو یہ کہہ رہے تھے، جی، تو یہ انہوں نے کیوں الیکشن ملتوی کیے اور کیوں نئی ڈیٹ دی 8 اکتوبر، اور کیوں سپریم کورٹ کو کہنا پڑا کہ آپ نے آئینی اختیار سے تجاوز کیا؟ سر وہ تو آئین میں ایک شک ہے نا کہ چلیں اگر اب آگے 90 دن سے ہو گئے، نہیں وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل معاملہ ہے، وہ وہ اس لیے ہے کیونکہ آئین میں یہ شک ہے. ٹیکنیکل معاملہ نہیں ہے، پلیز اس کو ٹیکنیکل معاملہ نہ کہیے گا، یہ آئین کی وائلیشن کی الیکشن کمیشن نے. ٹھیک ہے، نہیں، میں ایک چیز پہ فوکس کر رہا ہوں، الیکشن ڈیٹ پہ فوکس کر رہا ہوں. جب ان کی الیکشن ڈیٹ ان کی بنتی نہیں تھی تو انہوں نے 8 اکتوبر کیوں دی؟ سر وہ اس لیے دی، یہ آئینی وائلیشن کی. اور سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نے آئینی وائلیشن کی، آپ نے آئینی اختیارات سے تجاوز کیا، آپ نے غیر قانونی کام کیا. اوکے سہیل بڑائچ صاحب، کیا آپ بھٹی صاحب کی رائے سے آپ اتفاق کرتے؟ نہیں، میں اتفاق نہیں کرتا، اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر کو بھی آئین کی ہر شک بڑی امپورٹنٹ ہے. جس طرح 90 روز کے اندر انتخابات ہونا بڑا ضروری ہے، اسی طرح چیف الیکشن کمشنر کو آزادی اور خود مختاری دینا جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. انڈیا ہمارے سامنے انڈیا کی مثال ہے، وہاں چیف الیکشن کمشنر ورچولی جب الیکشن کا اعلان ہو جاتا ہے تو سارے اختیارات چیف الیکشن کمشنر کے پاس چلے جاتے ہیں. اور
ہمارے ہاں بھی نگران حکومت جو آپ ٹرانسفرز اور پوسٹنگز کر رہی ہے وہ چیف الیکشن کمشنر سے پوچھ کے کر رہی ہے، باقاعدہ ان کو تحریری اجازت لینی پڑتی ہے. تو اسی طرح ہونا چاہیے. چیف الیکشن کمشنر کو زیادہ با اختیار بنانا چاہیے، اس کو زیادہ آزادی ہونی چاہیے، تبھی نیوٹرل، فیئر اور لیول پلینگ فیلڈ کے حالات بن سکتے ہیں، اور تبھی جا کر ایک ایسے الیکشن ہو سکتے ہیں جن پر سب کا اعتماد ہو. ٹھیک ہے. مظہر عباس صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بھٹی صاحب سوال اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں 8 اکتوبر کی جو انہوں نے تاریخ دی، چلیں اگر نہیں کروا سکتے تھے، تعاون نہیں کر رہے تھے ان کے ساتھ ادارے، تو آس پاس کوئی تاریخ دے دیتے، بٹ 8 اکتوبر. دیکھیے علینا، پہلے تو جو آج کا دن ہے وہ اس لحاظ سے تاریخی دن ہے کہ پاکستان میں اگر ہم 1973 سے پہلے کی صورتحال دیکھیں تو 1954 میں، 1956 میں، 1962 میں جو چیزیں ہوئیں ان سے ہم نے سبق نہیں سیکھا. اور بنگلہ دیش جو بنا ہے اس کی بڑی وجہ 1954 میں جب یہ طے کر دیا گیا کہ جی آدھے آدھے ہوں گے، مشرقی پاکستان کی آدھی سیٹیں ہوں گی اور مغربی پاکستان کی آدھی سیٹیں ہوں گی، تو ہم نے دراصل بنگالیوں کے ساتھ پہلی بنیاد رکھ دی علیحدگی کی. دیکھیے 1973 ابھی بھی میں پڑھ رہا تھا، 1973 کا جب آئین بنا اس سے ایک رات پہلے تک ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا بٹوین دی اپوزیشن اینڈ دا پریزیڈنٹ اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے دوران. اچھا. اس پورے پروسیس کا اگر آپ جائزہ لیں تو شدید اختلافات تھے یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ جو تھا اپوزیشن کا اور بھٹو صاحب کے درمیان، لیکن مذاکرات ہوتے رہے اور الٹیمیٹلی یعنی ودن 24 آورز یہ ایگریمنٹ ہو گیا الٹیمیٹلی. تو یہ اس زمانے کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی جو میچورٹی تھی. بدقسمتی کیا ہوئی، وہ اوریجنل کانسٹیٹیوشن 18 گھنٹے بھی قائم نہیں رہ سکا، اور ودن 18 آورز ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی. اور یہ فنڈامنٹل رائٹس کی بنیادی طور پہ سب سے پہلی وہ کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہوئی تھی جب ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی. لیکن اس کے باوجود بھی چیزیں چلتی رہیں آگے. آج جو صورتحال ہے اس میں مجھے بالکل بریک ڈاؤن آف دا سسٹم نظر آ رہا ہے. دو ایک اہم ادارے سپریم کورٹ، پارلیمنٹ ایک دوسرے کے سامنے بظاہر سفارہ نظر آتے ہیں. جو انٹرپریٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن ہے وہ ظاہر ہے سپریم کورٹ کا کام ہے. الیکشن کمیشن کا جو رول ہے، اور میں ابھی پڑھ رہا تھا وہ جو انہوں نے لیٹر لکھا، وہ پریزیڈنٹ کی اس پاور کو کوسچن کر رہے ہیں کہ جس پاور میں انہوں نے جو ہے ڈیٹ اناؤنس کی ہے، اور انہوں نے ظاہر ہے پارلیمنٹ کو یہ چیف الیکشن کمشنر نے لکھا ہے کہ ان کی کچھ سیکشنز تھے غالباً 57/1 اس کو امینڈمنٹ کرنے کی بات کی ہے. جو صرف میرا خیال ہے چیف الیکشن کمشنر سے یا الیکشن کمیشن سے وہ ہوئی ہے، چوک ہوئی ہے، وہ یہ کہ بہتر تھا کہ جب انہیں یہ پتا تھا منسٹری آف فائنانس کوآپریٹ نہیں کر رہی، منسٹری آف ڈیفنس کوآپریٹ نہیں کر رہی، سیکورٹی ایجنسیز رپورٹ ایسی دے رہی ہیں، تو وہ ایک لیٹر لکھ دیتے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کہ جی ہم الیکشن کیسے کرائیں وقت پر جب ہمیں یہ ادارے جو ہے نا کوآپریٹ نہیں کر رہے. اس کے بجائے انہوں نے اپنے تئیں الیکشن ملتوی کر دی. الیکشن ملتوی کرنا بھی ان کے اس میں تھا، اور وہ پھر کہہ دیتے جو سہیل صاحب بات کریں وہ امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیے سپریم کورٹ نے بھی کیا کیا، جس طرح الیکشن کمیشن نے یہ غلطی کی، سپریم کورٹ نے بھی الیکشن شیڈیول دے دیا پورا. انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ نہیں آپ کی یہ آپ کا اقدام غیر آئینی ہے، بلکہ انہوں نے بھی اسی طریقے سے ایکٹ کر کے ایک شیڈیول دے دیا کہ یہ کی، اور اس کے اوپر ایک مانیٹرنگ جج بنا دیا. یہ جو مانیٹرنگ جج کا کانسیپٹ ہے یہ بالکل اس کی الیکشن کمیشن کی آٹونومی پہ جو ہے وہ ایک طریقے سے انکروچڈ کرنا ہے. میرا خیال میں ہر طرف ہمیں یہ نظر آ رہا ہے، سپریم کورٹ کے اندر پرابلم نظر آ رہی ہے، اس کی ودن ججز جو ہے وہ عجیب و غریب صورتحال ہے. لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ یہی کہ گورنمنٹ کو بھی یہ سوچنا چاہیے تھا، الیکشن کمیشن کو، جس دن وہ اسمبلیاں تحلیل ہوئی تھیں اس کے فوراً بعد کرائسس اتنا طول نہیں پکڑنا چاہیے تھا، اور الیکشن شیڈیول جو ہے الیکشن جو ہے وہ ودن 90 days ہو جانے چاہیے تھے. بدقسمتی سے ہم نے وہ وائلیشن کر دی ہے ہر سطح پہ،
और मज़े साहब, आई विल कम बैक टू द क्वेश्चन। आपने बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया और दोनों साइड्स को समझा दिया, बट इस वक्त जो चीफ इलेक्शन कमीशन तहफ़्फ़ुज़ात उठा रहे हैं, एक तो उन्होंने चले बाकी मामलात के ऊपर बात की, बट स्पेसिफिकली इलेक्शन से मुतल्लिक़ वो ये कहते हैं, ख़ासकर जब 1 मार्च का वो हवाला दे रहे हैं, क्योंकि उस वक्त बहस ये भी छिड़ी थी कि जब मातहत कोर्ट्स में सारा का सारा मामला है तो उनको डील करने दिया जाता। आपको याद है उस वक्त जजेस ने जो बेंच पे बैठे हुए थे ये तहफ़्फ़ुज़ात उठाए थे, तो क्या यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की बात में वजन है और आप ये कहेंगे कि वो जो तहफ़्फ़ुज़ात उठा रहे हैं वो दुरुस्त है? मुझे सिर्फ ये हो रहा है कि उन्हें तो कल जवाब देना है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, उन्होंने लेटर लिखा है स्पीकर को जी। मसला ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट को क्या लेटर लिख रहे हैं कल, बट वो तो कल सामने आ जाएगा ना सर, वो तो कल सामने आ जाएगा। वही तो मुझे क्या यही जो उन्होंने कंसर्न स्पीकर के सामने रखे हैं कि यही कंसर्न वो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का तो स्पेसिफिक ऑर्डर है, बट सर जो कल उन्होंने कंप्लायंस रिपोर्ट देनी है वो जरा डिफरेंट किस्म की है। वो उन्होंने बताना है कि जो आपको पैसे वैसे देने थे, जो सिक्योरिटी की प्लान्स पेश करने थे, वो किए हैं नहीं किए हैं। आज वो मामला पार्लियामेंट में भी आ गया, बिल्कुल। ये तो इन्होंने अपनी अथॉरिटी से मुतल्लिक कहा है, क्योंकि आप बड़ी बात करते हैं ना कि, और हमेशा से आपका प्रिंसिपल मौक़िफ़ रहा है कि इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तार करना चाहिए, उसकी पावर्स में इजाफा करना चाहिए। अलीना, इलेक्शन कमीशन आप आवाज ना करते ना हमेशा इंडिया के साथ को असर्ट करना चाहिए जी। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो फैसला है, उस फैसले की कंप्लायंस इलेक्शन कमीशन को करनी है। अब क्या ये सवाल इलेक्शन कमीशन उसके सामने भी, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखेगा और ये कहेगा कि इस तरह हम इलेक्शन नहीं करा सकते? आई डोंट नो कि वो क्या जवाब देंगे, लेकिन वो बड़ा सिग्निफिकेंट होगा जो कल डेवलपमेंट होगी। ठीक है, तो आप कोई वाज़ेह जवाब नहीं ले रहे इसका? रीमा, आप वाज़ेह जवाब इसका नहीं अलीना, इसका वाज़ेह जवाब देखे ना। एक तो उन्होंने अपनी कंसर्न बिल्कुल शो की है और पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट की है कि वो इन चीज़ों को एड्रेस करें, और अमेंडमेंट की भी बात की है उन्होंने पार्लियामेंट से। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ तो वो उन्होंने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे, उन्होंने शेड्यूल दे दिया, उन्होंने सारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट को कंप्लायंस की ऑर्डर को। अब ये जो सूरत हाल, अगर ये यहाँ कल वो जो उनका जवाब ये आता है सर, देखिए कल की बात थोड़ी सी आगे चल के हो जाएगी। कल तो हम देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। ये जो पीछे गुजर चुका है और वो जिस तरह से बता रहे हैं कि उन्होंने फैसले किए, वो कार्रवाई भी करते हैं, बट उनको स्टे मिल जाता है उनके फैसलों के ऊपर, तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है, वो नहीं करने। फिर जिस तरह से लोअर कोर्ट्स में चीज़ें चल रही थी, मामला आगे बढ़ रहे थे, वहाँ पर पूरी तरह से नहीं किया गया, सुमोटो ले लिया गया। तो ये सवालात मैं रीमा की तरफ लेके चलती हूँ। रीमा, आपकी इसके ऊपर क्या ऑब्जर्वेशन है? सबसे पहले तो ये बताइएगा, क्या इलेक्शन कमीशन जो तहफ़्फ़ुज़ात उठा रही है वो दुरुस्त हैं कि नहीं? जी शुक्रिया अलीना। कुछ हद तक, बल्कि काफ़ी हद तक दुरुस्त हैं, लेकिन इंटायरली मैं एग्री नहीं करती। किस तरह दुरुस्त हैं? उन्होंने एक हिस्टोरिकल, मतलब थोड़ा सा उन्होंने कंटेक्चुअलाइज करने की कोशिश की है कि आइन के तहत जिस तरह सुप्रीम कोर्ट एक इदारा है, एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उस तरह इलेक्शन कमीशन भी एक इंडिपेंडेंट इदारा है। और मेरा ख्याल है हम जनरली पब्लिक डिस्कोर्स में भी ये बात भूल जाते हैं कि इलेक्शन कमीशन आइन में एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी इस्टेब्लिश किया है और आइन ले डाउन करता है कि इलेक्शन कमीशन के का रोल क्या होगा, अपॉइंटमेंट्स किस तरह होगी। तो एक तरह से उसकी स्टैंडिंग है वो एक पेडेस्टल पे है। लेकिन हम अपने डिस्कोर्स में भी इलेक्शन कमीशन को कुछ खास समझते नहीं हैं। ये मेरी नज़र में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और उन्होंने जो इशारा किया है, बल्कि क्लियरली उन्होंने बात की है कि अकाउंटेबिलिटी जब आती है, जब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते, हुकूमत या एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग जो है वो गड़बड़ करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे फैसले हैं जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन को अकाउंटेबिलिटी से रोक दिया गया। सिमिलरली सुप्रीम इलेक्शन कमीशन पे जब उनको थ्रेटन किया गया, उनकी और अथॉरिटी को चैलेंज किया गया, मैं वैसे तो मेरा ख्याल है तनकीद बिल्कुल जायज़ है, हर इदारे पे जायज़ है, लेकिन थ्रेट्स जो है वहाँ रेड लाइन होनी चाहिए। उसका उन्होंने जिक्र किया है कि उस पर भी रोक दिया गया, क्या इलेक्शन कमीशन कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट कर सकती है कि नहीं। दुरुस्त बात है। तीसरी, मेरी नज़र में अभी शॉर्ट ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन
इलेक्शंस एक्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करता है कि जब एक स्केड्यूल इलेक्शन का अनाउंस हो जाए तो इलेक्शन कमीशन उसमें रिवीजन कर सकता है या नया स्केड्यूल भी अनाउंस कर सकता है और उनको प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना होता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्होंने जो अक्टूबर की डेट दी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन उन्होंने ये नहीं अभी बताया, तफसीली फैसले में शायद आए, कि फिर आप 58 जो है सेक्शन 58 उसकी किस तरह तशरीह करेंगे, उसको किस तरह इंटरप्रेट करेंगे। क्या उसकी ये तशरीह है कि आप कुछ दिन के लिए, कुछ हफ्तों के लिए शायद आगे कर सकते हैं लेकिन कुछ महीनों के लिए नहीं कर सकते, या ये तशरीह है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए रीजनिंग जो इलेक्शन कमीशन ने दी वो सुप्रीम कोर्ट को कन्विंसिंग नहीं लगी, इसलिए उन्होंने कहा ये अनकन्विंसिंग है, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मेरा ख्याल है ये अभी आगे चल के बहस होगी कि एग्जैक्टली इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात क्या हैं सेक्शन 58 के तहत। कहाँ मैं एग्री नहीं करती वो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑलमोस्ट ये कहना चाह रही है कि वो किसी भी अकाउंटेबिलिटी के बगैर इलेक्शन डेट आगे कर सकती है। ये मेरा नहीं ख्याल मुमकिन होगा, चाहे कानून में तरमीम भी आ जाए। और ये तो अलीना जो पीटीआई से जुड़े वकला हैं उनका भी ये कहना था कि प्रेसिडेंट का इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन इलेक्शन डेट देना जो है ये शायद आइन से इनकंसिस्टेंट है। इलेक्शन कमीशन ने भी शायद वही बात की है। तो मेरा ख्याल है इन प्रोविजंस में तो हमेशा से सवाल था कि क्या ये लार्जर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक ख्यालात हैं, एक हमारा फ्रेमवर्क है, क्या उसमें प्रेसिडेंट का ये रोल बनता है कि नहीं। तो वो उन्होंने सही शायद उस पर सवाल किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी नजर में कि सोल इख्तियारात उनके पास होने चाहिए डेट देने के, और कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई पूछताछ नहीं होनी चाहिए उनसे। एग्जैक्टली। एक सेकंड अलीना, और एक आखिरी बात, भट्टी साहब ने शुरू में क्योंकि इस पे कहा कि क्या आइन क्या सेलिब्रेशन, देखिए चाहे हुकूमत ऑफ द डे कोई भी हो, मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा इसको मुख्तलिफ तरह से देखना चाहिए। अगर एक आइन की गोल्डन जुबली हो रही है उसमें हमें एटलीस्ट इसको इन प्रिंसिपल, चाहे मुल्क में जो भी हो रहा हो, कभी ऐसा नहीं होता हमारे मुल्क में कि हर आइन की हर प्रोविजन पूरी तरह इम्प्लीमेंट हो रही हो, चाहे जो भी गवर्नमेंट हो। और आज भी हम देख रहे हैं एक आइनी क्राइसिस चल रहा है, लेकिन ऐसे वक्त में मेरा ख्याल है और जरूरी हो जाता है कि हम, चाहे वो सिंबॉलिक ही क्यों ना हो, हम आइन पे अपनी कमिटमेंट जो है वो रीइटरेट करें। तो इस पे जो मेरा ख्याल है कंट्रोवर्सी बन रही है वो मुझे तो समझ नहीं आती। कुछ चीजें सिंबॉलिक होती हैं, आप उस पर सवाल उठा सकते हैं कि ये हुकूमत जो है वो कितना बिलीव करती है आइन में, कोई भी हुकूमत कितना बिलीव करती है लीना आइन में, लेकिन पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट को एक सेलिब्रेट करना, एक पाकिस्तान का जो आइन है, मैं तो काफी अरसे से आइन की बात करती हूँ, लोग हंसते थे कि नहीं आइन तो किताबी बातें हैं, लेकिन अब और भी लोग, मुझे अच्छा लग रहा है कि आइन को लेके वो उनके लिए एक रेड लाइन है, होनी चाहिए। तो उस पे अगर कमेमोरेशन हो रही है तो उसकी कमेमोरेशन का मजाक ना उड़ाएं। मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा मुझे इनअप्रोप्रिएट लगा। बिल्कुल ठीक है, आपकी राय का एहतराम। और इसके ऊपर मजीद भी बात करते हैं, क्योंकि जब ऑब्जेक्शन उठाई जाती है तो ऑब्जेक्शन ये उठाई जाती है कि जिस तरह से मौजूदा दौर में पार्लियामेंट और जो हमारे कौमी असम्बली और नेशनल असम्बली है उनका कवर लिया जा रहा है मुख्तलिफ़ चीज़ों को करने के लिए, अपने काम सीधे करने के लिए, शायद इसकी वजह से इस चीज़ के ऊपर पूरी सवाल उठ रहा है। इसके ऊपर ज़रा आज पार्लियामेंट में भी बहस हुई, बड़ी बातें भी की गई और कुछ बिल्स भी टेबल हुए। एक छोटी सी ब्रेक के बाद उसको डिस्कस करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। हम बात कर रहे हैं आज, एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ख़त लिखा है जो चेयरमैन ऑफ सेनेट हैं और कौमी असम्बली के स्पीकर साहब को। इसके ऊपर हमारे तजियाकारों की आपने राय जानी। ज़रा आगे लेके चलते हैं बात को, क्योंकि आज बड़ी कानून साजी भी हुई है, एक तो जॉइंट सेशन से, फिर उससे पहले कौमी असम्बली में इसहाक डार साहब ने, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुकूमत को पाबंद किया गया था कि पंजाब में इलेक्शंस का जो फ़ंड है वो आपने नेशनल कंसोलिडेटेड, जो फेडरल कंसोलिडेटेड फ़ंड है उससे आपने निकाल के देना है इलेक्शन कमीशन को, और आज की वो ड्यू डेट थी जब देना है। तो आज ही एक पार्लियामेंट में एक करारदाद पेश हो जाती है या बिल पेश हो जाता है उससे मुतल्लिक, और राय तलब की गई है, बहस होगी इसके ऊपर। इजलास इस वक्त मुलतवी हो चुका है थर्सडे तक। भट्टी साहब आप कहिएगा, ये जो करारदाद आई है, या सॉरी बिल जो आया है, आप इससे क्या पैगाम लेते हैं या क्या मतलब लेते हैं?
मैडम शेख, एक दो बातें बड़ी ज़रूरी हैं जो यहाँ करनी हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट वाजे कर चुका है कि इलेक्शन कमीशन को कि आपने गैर आइनी गैर कानूनी काम किया, इख्तियारात से तजावज़ किया। अगर आपको कोई मसला था तो अदालत से रजू करते। दूसरी बात मैडम शेख के आइन की बात हो रही है, आइन को छोड़िए, जो ये आज हुकूमत वायलेशन कर रही है। 50 साल का आइन हो गया, 50 साल के आइन में हमारे हकूक़ कहाँ हैं? सेहत, तालीम, जान माल का तहफ़्फ़ुज़ वगैरह 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 वगैरह, वो कहीं भी नज़र नहीं आते। और ये आज, और मैं इस बात पे फिर कहूँगा कि जो आइन की बात हुकूमत नहीं मान रही, वो आइन की सेलिब्रेशन कर रही है। ये मजाक है कौम के साथ और मुल्क के साथ और आइन के साथ मजाक है। आप अगर इजाज़त तीसरी बात मैडम शेख के तीसरी बात, मेरे सवाल पे आने से पहले आपने जवाब दिया रीमा की बात का ना, तो मैं जवाब ले लूँ उनसे, अगर आप इजाज़त दें तो। फिर इसके बाद आप आइएगा, मैं एक बात करना चाहता हूं। चले ज़रूर, आपका पॉइंट तो मैं पूरा लूँगी। मैंने आपसे सवाल भी किया। रीमा हमारे साथ हैं? ये जी रीमा जी, ये कहना कि हुकूमत कमेमोरेट कर रही थी, ये इनएक्यूरेट है। ये एक गोल्डन जुबली कमेमोरेशन थी जो पार्लियामेंट जी हमें मेरा ख्याल है डिफरेंशिएट करना चाहिए हुकूमत और पार्लियामेंट, और अगर आप होस्ट कर रहे हैं उसमें फर्क है। दूसरी चीज ये, आप मुझे बता दें कि हम फिर कौन जो है, कोई भी हुकूमत या कभी भी ऐसा होता है कि किसी का कोई क्रिटिसिज्म नहीं होता हुकूमत पे कि वो आइन को पूरी तरह फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। ये हमेशा क्रिटिसिज्म रहता है, हर हुकूमत के ऊपर रहता है। लेकिन अगर आप सिंबॉलिकली एक आइन, उसके एक 50 इयर्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। उसको आप सिंबॉलिकली भी देखिए, और फिर अगर आपकी हुकूमत ऑफ द डे पे तनकीद है वो आप साथ कीजिए, मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई इश्यू है। लेकिन पूरे एक प्रैक्टिस को, एक सिंबॉलिक सेलिब्रेशन को ही बिल्कुल ही रिड्यूस कर देना कि ये कुछ भी नहीं है, ये मजाक है, इससे मैं एग्री नहीं करती। लेकिन लेट्स जस्ट एग्री टू डिसएग्री ऑन दिस वन। ठीक है, वाली चीज को एटलीस्ट लेट्स जस्ट एग्री टू डिसएग्री ऑन दिस वन। भट्टी साहब, अब सवाल की तरफ आ जाएं। बताएं, इसहाक डार साहब ने आज जो बिल पेश किया है, आज तो वैसे आखिरी डेट थी उनके पास, उन्होंने पैसे देने थे, लेकिन पैसे नहीं दिए, उन्होंने बिल दे दिया पार्लियामेंट में बहस के लिए। बताएं सर, ये पैगाम क्या है कि नहीं हो रहे पंजाब के इलेक्शंस, नहीं करवाने, एक साथ ही होंगे, क्योंकि उसकी करारदाद भी पेश कर दी गई है। जी मैडम शेख, और मेरा आखिरी इस पे एक पॉइंट था कि आज फायज़ ईसा साहब गए हुए थे खिताब करने या इस तकरीब में हिस्सा लेने के लिए। मुझे एक सर्विंग जज साहब का वहाँ होना मेरे लिए बाइस हैरत था। फायज़ ईसा साहब एथिक्स, मैनर्स, असूल, मंतक की बात करते हैं, लॉजिक की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, लेकिन उनका वहाँ होना और फिर उनके सामने इस तरह की तकरीरें होना और फिर अदलिया के या किसी आइन के खिलाफ वर्जियों, फिर उनको वजाहत देना, मेरा ख्याल एक सर्विंग जज साहब को वहाँ नहीं होना चाहिए था। तीसरी बात मैडम शेख के ये जो आप बात कर रही हैं, ये पार्लियामेंट के पीछे छुपा जा रहा है। ये जो इलेक्शन एक्ट में एक सुना जा रहा है इस्लामाबाद में कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम होने जा रही हैं। शायद ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ख़त उसी तनाज़र में ग्राउंड हमवार कर रहा है। और इसी तरह जब ये मामला तो यही है ना कि हुकूमत, इसमें तो कोई इबहम नहीं कि हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, दोनों सूबों का बिल्कुल नहीं करवाना चाहती, तो अब वो क्या करे? तौहीन अदालत से कैसे बचे? वो पार्लियामेंट के पीछे जाके छुप गई है। फंड्स वो देंगे, बेंच का फैसला वो करेंगे, पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के सामने ला खड़ा किया गया। और कल तक एक गैर फाल पार्लियामेंट और अधूरी पार्लियामेंट, इखलाकी बर्तरी के बगैर पार्लियामेंट, आज अचानक वहां से सारे चश्मे फूट पड़े हैं जमहूरियत के और सारी बातें हो रही हैं। तो ये पार्लियामेंट के पीछे छुपा जा रहा है। वजारत खजाना ने फंड्स देने हैं, इसहाक डार पार्लियामेंट के पीछे छुपा जा रहा है। सुहेल वड़ायत साहब, ये वैसे पंजाब पे सारी कंसंट्रेशन है सर। खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन से मुतल्लिक तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर की गई, रजिस्ट्रार ने उसके ऊपर एतराज़ात लगा दिए। वेर होपिंग कि चलें वो एतराज़ात दूर करके दोबारा हो जाएगी। बट वाई ओनली पंजाब? खैबर पख्तूनख्वा के पीछे उतनी तेज़ी और मुस्तैदी से पीछे क्यों नहीं जाया जा रहा? देखिए, पंजाब जो है पॉलिटिकली ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही कंपटीशन होना है। वहाँ पे तो तहरीक इंसाफ और JUI का कंपटीशन होगा खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन यहाँ असल में जो दो राइवल हैं, यानी फेडरल गवर्नमेंट और तहरीक इंसाफ यानी नून का मुकाबला होगा। और यही असल बैटल ग्राउंड है। इसी में जो जीतेगा वही इक़्तिदार का
इक़्तिदार लेगा। तो इसलिए पंजाब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर है हुकूमत की ये ख्वाहिश नहीं है कि वो 14 मई को यहाँ इलेक्शन हो, और वो ज़ाहिर है ऐसे स्टेप्स लेंगे। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट दोबारा वो जाए और सुप्रीम कोर्ट से ही वो रिलीफ लेने की कोशिश करें। अच्छा रीमा, आपको लगता है कि वो ये पार्लियामेंट का कवर आज भी जैसे एक बिल पेश किया गया है ये लेके बच पाएंगे? अलीना, ये आगे क्या होगा? फ्रैंकली ये थोड़ी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। मुझे नहीं मालूम सुप्रीम कोर्ट किस तरह रिस्पॉन्ड करेगी, और खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट में जो अपना एक क्राइसिस चल रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट किस तरह रिस्पॉन्ड करेगी। तो लेट्स सी। लेकिन मैं दो और बातों पे प्लीज कमेंट करना चाहती हूँ। पहली बात, एक सेकंड मुझे क्लियर कर दीजिएगा, मुझे बताइएगा अगर पार्लियामेंट में ये बिल चला गया और उसके ऊपर बहस, तो फिर क्या आज की डेडलाइन के ऊपर कल जो रिपोर्ट जमा करवानी है तौहीन अदालत होगी या नहीं होगी? क्योंकि सेक्रेटरीज ने पहले रिपोर्ट्स भी जमा करवाई हुई अदालत के सामने। अलीना, मुझे तो ये नहीं मालूम कि सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में किसको करेगी, मतलब किसको बुलाएगी। ये एक जब इतने ज्यादा ये जो पावर्स हैं ये और इतनी ज्यादा लोगों में स्प्रेड आउट हो जाती हैं, तो आपने अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए किसको बुलाना है, इस पे मेरे लिए बहुत ज्यादा सवाल है कि किसको बुलाया जाएगा और उसका क्या एग्जैक्टली प्रोसीजर होगा। क्या उनको और टाइम दिया जाएगा या इमीडिएटली कंटेम्प्ट होगी? फ्रैंकली मैं इतना आसानी से इन सवालों के जवाब देना इस वक्त मुमकिन नहीं है। पर अगर कोई कानून साजी जो है वो कंसिडर हो रही है, तो मेरा नहीं ख्याल सुप्रीम कोर्ट के सामने वो एक डिफेंस बन सकेगा कि कानून साजी जो है वो मुझे नहीं मालूम। ये लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरह देखती है और वो कितना स्ट्रिक्टली इस तरह के एक अपनी जो जजमेंट है उसको कितना स्ट्रिक्टली उसको इम्प्लीमेंट करवाने की भी कोशिश करती है। आगे आप पॉइंट्स ऐड करना चाह रही थी, बट अलाउ मी टू टेक अ ब्रेक। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मज़हर अब्बास साहब को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे और बाकी सब भी पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं। हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं जो सारी की सारी इलेक्शंस के ऊपर सूरत हाल बनी है, सो स्टे ट्यून्ड। हम बात कर रहे हैं आज पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन भी हुआ, उससे कानून साजी भी हुई और फिर आज एक कन्वेंशन भी हुआ जिसमें जो गोल्डन जुबली है 1973 के आइन की उसको सेलिब्रेट किया गया। रीमा उमर कुछ ऐड करना चाह रही थी, उनके भी पॉइंट्स लेते हैं, लेकिन मज़हर अब्बास साहब पहले आपसे जानना चाहूँगी। बिलावल साहब ने आज कहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो हम समझे कि शायद साजिश ख़त्म हो गई, हम जीत गए, कामयाब हो गए, लेकिन अब एहसास होता है कि जो साजिश में शरीक थे वो आज भी हलादिया में मौजूद है। डायरेक्ट उन्होंने एड्रेस किया और एक कन्फ्रंटेशनल सूरत हाल है। सर, ये किस तरह से फासले कम हो? देखिए, अगर बिलावल भुट्टो ये भी बता देते कि MQM PMLQ के आधे लोग और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ये जो कल तक उस वक्त PTI गवर्नमेंट के साथ थे वो यकायक इनके साथ कैसे आ गए, वो कौन सी उसूली सियासत थी जो उस वक्त की गई, और क्योंकि वही लोग उन्हीं लोगों के बारे में इस पूरी PDM का मौक़िफ़ 2018 के बाद क्या था जब इमरान खान की हुकूमत बनवाई गई उस वक्त, और 2022 में उनका मौक़िफ़ क्या था उनके बारे में। वो जो साजिश थी, अब हो सकता है कि जो इमरान खान का मौक़िफ़ है वो अपनी जगह, लेकिन अदम एतमाद की तहरीक का आना और फिर इन सारे लोगों का, तो आज जो जनरल बाजवा बात कह रहे हैं, और देखिए एक सेनेटर मुश्ताक ने जो जमात इस्लामी के थे उन्होंने जो अमेंडमेंट से पहले दो बातें की थी। एक तो वजीरिस्तान के ऑपरेशन के हवाले से वो बहुत अहम बात है, उसको पे गौर करना चाहिए, और दूसरी अहम बात उन्होंने ये की थी जनरल बाजवा के हवाले से कि जहां हम सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं नॉन इंटरफेरेंस का, वहाँ हम इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से क्यों नहीं मौके कोई करारदाद उसके हवाले से क्यों नहीं आती? सर, आप जब रेफर कर रहे हैं करारदाद को, तो एक और भी करारदाद और कानून साजी यहाँ से पास हुई और कहा गया है कि जी एक साथ होने चाहिए इलेक्शंस। तो मैं बड़ा सख्त सवाल आपसे करने लगी हूँ, लेकिन सर मुख्तसर से जवाब चाहूँगी। 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए आइन कहता है, अभी कानून साजी या करारदाद पास करा के क्या आज जो जिस आइन को कमेमोरेट कर रहे हैं उसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे? देखिए ना, आइन में तरमीम का पार्लियामेंट को इख्तियार है, लेकिन बहुत सी तरमीम ऐसी हैं जिसके लिए आप 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, जिसमें 2/3 मेजॉरिटी आपको चाहिए होती है। चीज़ ये कि आप बिल्कुल एक वक्त में इलेक्शन का तय करें
اس میں. لیکن اس وقت تو جو پروسیجر ہے یا تو وہ اس کو کوشچن کریں کہ کل اگر سندھ اسمبلی ڈیزالو ہو جائے تو کیا پروسیجر ہوگا اس کا. کل فرض کریں پیپلز پارٹی جو ہے یہ طے کرتی ہے کہ سندھ اسمبلی ڈیزالو کرنے, تو کیا 90 روز میں الیکشن نہیں ہوں گے کیا؟ تو یا تو پھر یہ طے کر لیں نا اس کو, آپ اس ترمیم کے کوئی ترمیم لا کے یہ طے کر لیں اس وقت ایز سچویشن اسٹینڈ ناؤ. اس کے تحت تو اگر کوئی اسمبلی, کوئی چیف منسٹر اسمبلی ڈیزالو کرتا ہے تو پھر 90 روز میں الیکشن ہوتے ہیں. یہی چیز لکھی ہوئی ہے, اسی کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. آگے چل کے آپ یہ پروسیجر تبدیل کر سکتے ہیں جیسے پہلے بھی الیکشن جو ہے, لیکن پھر اس کے لیے کوئی آئینی ترمیم کرنی ہوگی یا کوئی فریم ورک طے کرنا ہوگا. کہہ رہا ہوں نا, وہی تو کہہ رہا ہوں, تو قرارداد کے ذریعے تو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. تو کھل کے کہہ دینا سر جو آپ کہنا چاہ رہے تھے, اسی لیے میں نے آپ کو کہا سر دل تھام کے جواب دیجیے گا. ٹھیک ہے, نہیں کھل کے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سسٹم جا رہا ہے اور یہ بڑا تشویشناک ہے. ریما, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھیں؟ جو بات ہو رہی تھی, دیکھیے سپریم کورٹ جو ہے, ہر روز ہم آئین کی بات سنتے ہیں سپریم کورٹ سے جو آتی ہے, لیکن ہمارا آئین ہی کہتا ہے کہ انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری شیل بی انشورڈ. کیا سپریم کورٹ اپنے ہر فیصلے سے انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری ہمیں دکھاتی ہے؟ اس پہ سوالیہ نشان ہے. کیا ہم اتنا اپن آرمڈ ہوتے ہیں کہ سپریم کورٹ کون ہوتی ہے آئین کی بات کرنے والی؟ میرا خیال ہے ہم تھوڑے سے ڈبل سٹینڈرڈ دکھاتے ہیں. جب پارلیمنٹ آئین کی بات کرتی ہے ہم زیادہ کرٹیکل ہوتے ہیں. سپریم کورٹ وہ بھی چاہے آئین کی خلاف ورزی کرے, وہ آئین کی بات کرتی رہے تو ہمیں اتنی نہیں چپتی. میرا خیال ہے تھوڑا سا اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ہاں, ہر انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اپنے آئینی رول سے, آئین کے تحفظ کی جو انہوں نے ذمہ داری لی ہے اس سے اوور ریچ کرتی ہے, اس سے پوری طرح سے نہیں اس کو امپلیمنٹ کرتی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم ایک انسٹیٹیوشن, پورے ایک ادارے کو, ایک برانچ آف اسٹیٹ کو کہہ دیں کہ آپ آئین کو سیلیبریٹ یا کمیموریٹ نہیں کر سکتے. یہ مجھے عجیب سا لگتا ہے. قاضی فائز عیسیٰ جسٹس, ان کے بارے میں نے بات کرنی ہے. میرا خیال ہے ان کا ایک آئین کی کمیموریشن کی سیریمنی میں جانا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. جو ایک مجھے ایشو تھا کہ وہ جہاں بیٹھے تھے اس سے ایک ایسا ایک آپ کو آپ کہہ لیں میڈیا میں بہت آپٹکس کی بات ہوتی ہے. میں پرسنلی ہر چیز کو آپٹکس کے لینس سے نہیں دیکھتی, لیکن میرا خیال ہے جانا, خاص طور پہ جیسا رپورٹ ہو رہا ہے کہ سب ججز کو بلایا گیا تھا, سب ججز کو جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, آپ کی رائے آگے میں ایڈ کرنا چاہوں, شاید وہ بیٹھ کہیں سائٹ پہ سکتے تھے الگ دکھانے کے لیے کہ وہ ٹریجری بینچز میں ان کا بیٹھنا اچھے آپٹکس نہیں تھے, لیکن جانے میں شرکت میں کوئی قباحت نہیں. سہیل صاحب بس ایک ورڈ میں جواب دیجیے گا, آپ کی کیا رائے ہے, کیا جانا چاہیے تھا ان کو؟ میرا خیال ہے ضرور جانا چاہیے. آئین سب کا ہے, عدلیہ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے مظہر عباس صاحب, ہر وقت انہوں نے آئین کی انٹرپریٹیشن کرنی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. مظہر عباس صاحب دیکھیے ریما, ہم سب سے سر صرف ہاں یا نا میں جواب دے دیں. نہیں بالکل نہیں جانا چاہیے تھا, اس لیے کہ سرونگ ججز ہمارا پینل اس کے اوپر ڈیوائیڈڈ ہے, ابھی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.